नमस्कार। 4 बज चुके हैं। आशा है आप सब उपस्थित हो गए होंगे। आप समय पर उपस्थित होते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कल प्रवाहिका के बारे में चर्चा हुई थी, उसकी चिकित्सा के बारे में भी चर्चा हुई थी। आज हम हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। सुनील रातौरी जी सर्वप्रथम उपस्थित हुए हैं। वरिष्ठ चिकित्सक हैं उत्तरांचल के। उषा तबानी, कृष्णा सागर जी भी समय पर उपस्थित हो गए हैं। हरजीत सिंह, रोहिणी जी, अदिति त्रिपाठी जी, चैताली सिग्ने जी, विवेक वर्मा जी, अर्चना जायसवाल जी, राकेश जी, विनय मित्तल जी और साहू जी, परेश मन्या जी, ये सब उपस्थित हो गए हैं। जैसा मैंने बताया, प्रवाहिका के बारे में चर्चा की गई थी। आज हम हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में कुछ विचार करेंगे। आइए पहले प्रश्न ले लेते हैं। डॉक्टर संघमित्रा लोखंडे, उन्होंने पूछा है कि बच्चों में एरंड तेल की मात्रा क्या होनी चाहिए। तो ये आप 2 ml, 3 ml, 5 ml ऐसी मात्रा आप दे सकते हैं। 5 साल का है तो 5 ml, 10 साल का है तो 10 ml तक आप मात्रा दे सकते हैं। ये रोगी के आधार पर है। पर ज़्यादा अच्छा होगा यदि बच्चा ज़्यादा छोटा हो तो मुनक्का या अंजीर, मुनक्का 10 नग या अंजीर 1 नग अच्छा बारीक पीस करके दूध के साथ पिला दें। इससे मृदु विरेचन बच्चों में हो जाता है। डॉक्टर देवराव, उन्होंने पैंक्रियाटाइटिस का ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहा है। ये बहुत ही गंभीर व्याधि है। इसमें पेशेंट को बहुत ही एब्डोमिनल पेन होता है, वोमिटिंग होती है, वोमिटिंग सेंसेशन होता है, बुखार भी आ जाता है, अचानक दर्द की उत्पत्ति हो जाती है। और ये पैंक्रियाटिस खास तौर से गाल ब्लैडर स्टोन या पैंक्रियाटिक डक्ट में जब गाल स्टोन हो जाता है तब पैंक्रियाज में इन्फ्लेमेशन होता है। ऐसी अवस्था में सबसे पहले विरेचन कराएं। पंचतिक्त घृत से आभ्यंतर स्नेहपान और विरेचन करा दें। संसर्जन कम कराएं, साथ साथ में औषधियां भी प्रारंभ कर दें। इसके लिए भूमि आमल की क्वाथ 10 ml पानी भोजन के बाद दोनों टाइम इसका सेवन कराएं। इसके अलावा सूत शेखर रस 125 मिलीग्राम, अग्नि कुमार रस 125 मिलीग्राम और यकृत लौह 125 मिलीग्राम दिन में 3 बार ऐसी मात्रा का सेवन शहद के साथ कराएं। आरोग्यवर्धनी संजीवनी बटी 2 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन कराएं और जो लाक्षणिक चिकित्सा प्राप्त हो उसकी चिकित्सा करें। यदि स्टोन है, गाल ब्लैडर स्टोन है या पैंक्रियाटिक डक्ट में स्टोन है तो उसके लिए गोक्षुर, पुनर्नवा, शतावरी और कुटकी बराबर मात्रा में लेकर के चूर्ण बना लें। 1-1 चम्मच दिन में 2-3 बार पेशेंट को दें। इससे बहुत ही अच्छा रोगी को आराम प्राप्त होता है। विनीता जी ने पूछा है पंचकर्म में आहार व्यवस्था क्या होना चाहिए। बिल्कुल बहुत ही समसामयिक प्रश्न है। आभ्यंतर स्नेहपान आप जब कराते हो तो ऐसा आहार विहार देवे जो कफ पित्तवर्धक, कफ और स्नेहवर्धक न हो, अनाभिसंधि हो, द्रवयुक्त हो, स्नेहयुक्त भोजन न हो। द्रवोष्णम अनाभिसंधि भोजम अन्नम प्रमाणता नाति स्निग्ध असंकीर्ण स्व स्नेह पातों में छिता। तो इसमें कृष्णा का सेवन,
दलिया का सेवन या 2 रोटी मूंग की दाल, ऐसा लघु आहार का सेवन पेशेंट को निरंतर पंचकर्म के दौरान करना चाहिए। अभिसंधि गरिष्ठ भोजन पेशेंट को नहीं देना चाहिए। स्वेदन हो, चाहे वमन हो, विरेचन हो, आहार वमन के बाद तो संसर्जन क्रम करते हैं, विरेचन के बाद भी संसर्जन क्रम, लेकिन सामान्यतः जब हम आहार लेते हैं तो लघु आहार का ही सेवन पेशेंट को करना चाहिए। रजनी शर्मा, पस सेल्स इन यूरिन, यूटीआई इन्फेक्शन है और इलाज करने में ठीक होता है और 3 महीने में फिर रिपीट हो जाता है। तो सबसे पहले इनका आप विरेचन करा दें, संभव हो तो पहले वमन कराएं फिर विरेचन कराएं, ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। विरेचन करने के पश्चात फिर तृणपंचमूल क्वाथ 300 ml और इसमें त्रिफलाघृत 50 ml, शहद 50 ml, यवक्षार 10 ग्राम मिला करके वस्ती देवें। वस्ती से जड़मूल से ये ठीक हो सकता है यूरिनरी इन्फेक्शन। औषधियों में चंद्रप्रभावटी आप दे ही रहे होंगे, आरोग्यवर्धनी 2 गोली दिन में 2 बार। इसके अलावा पेशेंट को लगातार सौंफ से सिद्धित पानी पीना चाहिए। 1 लीटर पानी है तो लगभग 50 ग्राम बड़ी सौंफ यौकुट करके 1 बॉयल आने तक पका ले, छान ले और इसी पानी का सेवन लगातार करें। और यूटीआई ना हो ऐसे उपाय जो निदान परिवर्जन है वो भी आपको लगातार करना है, तो निश्चित है यूटीआई ठीक हो सकता है। योगेश महाजन, 65 इयर्स का उनका फीमेल पेशेंट है, अपर लिंग में ईचिंग है, विटामिन सी की एलर्जी है, हल्दी लेने पर ब्रेस्ट से स्राव निकलने लगता है। निश्चित है इम्यून सिस्टम से संबंधित व्याधि है, ईचिंग भी है, तो आप वमन कराएं, पंचतिक्त घृत से आभ्यंतर स्नेहपान और वमन कराएं। वमन की विधि मैंने कई बार बताई है। फिर विरेचन कराएं। विरेचन के पश्चात एक काढ़े का उपयोग निरंतर करें, जिससे एलर्जी जाती रहेगी। इसमें गिलोय, मुलैठी, इंद्रजौ और निम्ब छाल, गिलोय, मुलैठी, इंद्रजौ और निम्ब छाल बराबर मात्रा में यौकुट कर लें और इसका काढ़ा बना करके प्रातःकाल एवं सायं देवें। लगाने के लिए चाल मोगरा तेल, अगर शुष्क ईचिंग है, आर्द्र नहीं है तो मरीचियादि तेल का प्रयोग कर सकते हैं, आर्द्र है तो चाल मोगरा। इसके अलावा टेक्जिमा ऑइंटमेंट आता है, टेक्जिमा टैबलेट भी आती है, इसका भी सेवन आप पेशेंट में करा सकते हैं। हल्दी की योग मत दें और जिसमें ज़्यादा विटामिन सी हो वो भी औषधि न दें। आरोग्यवर्धनी 2 गोली दिन में 2 बार, पंचनिम्न बटी 2 गोली सुबह शाम को। औषधियों में गंधक रसायन 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, रस माणिक 60 मिलीग्राम ऐसी पुड़ियाँ बना लें और 1 पुड़िया सुबह शाम देवें। अल्टीप्लेक्स लोशन का भी प्रयोग ईचिंग में आप कर सकते हैं। इस तरीके से ईचिंग में काबू आप पा सकते हैं। इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए एक्स्ट्रा इम्यून टैबलेट चरक की आती है, 2 गोली दिन में 2 बार, ये भी देवें। आनंद आयुर्वेद वालों ने पूछा है, 32 साल का पेशेंट है, उनका फीमेल है, दोनों घुटनों में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा स्वेलिंग भी है। अगर ये 2-3 माह से लगातार है तो निश्चित है आम वात के लक्षण इसमें उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसी अवस्था में पेशेंट को सर्वप्रथम पंचकोल क्वाथ से आभ्यंतर स्नेहपान के पहले पंचकोल क्वाथ, और न भी स्नेहपान कराना हो तो भी पंचकोल काढ़ा बहुत ही उपयोगी इसमें होगा। 30 ml बना करके खाली पेट दोनों टाइम देवें। फिर आभ्यंतर स्नेहपान त्रिफलाघृत से कर दें।
संसर्जन क्रम कराने के पश्चात वस्ती एरण मूलादि वस्ती या पंचकोल क्षार वस्ती देवें। इससे पेशेंट को बहुत ही आराम प्राप्त होगा। साथ साथ में संशमन औषधियाँ भी प्रारंभ कर दें। वेदना है, शोफ है, ऐसी अवस्था में आप पत्र पर निश्चित करें दोनों घुटने में। उसके पश्चात नाड़ी श्वेत और औषधियों में आमवातारी रस 250 मिलीग्राम, महावात विध्वंसन 125 मिलीग्राम, अग्नि कुमार रस 125 मिलीग्राम, ऐसे दिन में 3 मात्राएं शहद के साथ सेवन कराएं। इसके बाद महाराष्ट्र नादिक्वात 20 ml पानी भोजन के बाद दोनों टाइम दें। सिंहनाद गुल 2 गोली सुबह शाम को खाली पेट में देवें। यह आप देंगे लगातार, निश्चित रूप से रोगी में आराम मिलेगा। वेरंकल नागराज भूषण, इन्होंने वेरिकोसील के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। ये एक प्रकार का वेंस का इनलार्जमेंट है, जो स्क्रोटम में जो स्थित वेंस होती हैं वो इनलार्ज हो जाती हैं, और उसका मुख्य कारण है जो वेंस में वाल्व्स होते हैं, वो वाल्व्स बहुत ही पुअर ढंग से काम करते हैं, या कंप्रेशन ऑफ द वेंस बाय नियर स्ट्रक्चर, आसपास के स्ट्रक्चर के द्वारा वेंस का दबाव पड़े तो भी वेंस में सूजन आ जाती है। एंड इनलार्जमेंट ऑफ वेंस विद इन द स्क्रोटम, ऐसी अवस्था में सर्वप्रथम विरेचन कराएं। विरेचन कराने से वेंस में सूजन जो है वो कम हो जाती है। विरेचन करने के पश्चात इसमें गोक्षरादि गुल आरोग्यवर्धनी 2 गोली दिन में 2 बार दें। संभव हो तो दशांग लेप का लेप लगाएं। दशांग लेप लगभग 20 ग्राम लेके आधा कप पानी में 2 चम्मच सरसों तेल डाल करके गाढ़ा होने तक गर्म करें और इसका लेप लगाएं। रात को लगा लें। गिलोय घनबट्टी और संजीवनी बट्टी भी इसमें लाभप्रद होगी। डॉक्टर रंजीत गुप्ता, उनका एक पेशेंट है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, लेकिन लंबे समय तक एमसी होता रहता है। 3 to 6 मंथ एमसी नहीं होता और फिर चालू हो जाता है, प्रोलॉन्ग। ऐसी अवस्था में निश्चित रूप से हार्मोनल इम्बैलेंस से ये व्याधि है। हार्मोन्स को ठीक करने से संशोधन के अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वमन विरेचन कराएं। वमन विरेचन करने के पश्चात फिर औषधियाँ प्रारंभ करें या संशमन औषधियाँ आप दे सकते हैं, जैसे कुमारी आसो 20 ml पानी भोजन के बाद, एलोवेरा जूस 10 ग्राम सुबह और शाम को, और इसमें ऐसी औषधियाँ देवें जिसमें कॉन्स्टिपेशन न हो। अनुलोमन औषधियाँ देवें। जैसा मैंने बताया, कुमारी आसो का सेवन लगातार कराएं। धीरे धीरे आप, अगर उसमें श्वेत प्रदर जैसा पहला होता हो, वेदना ज़्यादा होती हो, तो प्रदरांतक लौह 250 मिलीग्राम, शिलाजित इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम, ऐसी एक मात्रा है। दिन में 2 या 3 मात्राएं शहद के साथ आप सेवन पेशेंट को करा सकते हैं। विकेश महाजन का प्रश्न है, शोधन के पश्चात दोषानुसार संसर्जन क्रम। सामान्य सिद्धांत यह है, यदि उत्तम शुद्धि हो तो 3 अन्न काल तक पेयादि क्रम देना चाहिए। मध्यम शुद्धि हो तो 2 अन्न काल तक पेयादि क्रम देना चाहिए। हीन शुद्धि हो तो 1 अन्न काल तक पेयादि क्रम देना चाहिए। पेयादि क्रम क्या है? पेया, विलेपी, यूस और मांसरस। मान लीजिए उत्तम शुद्धि हुई है तो 3 अन्न काल तक आपको ये पेयादि क्रम देना है, यानी 3 अन्न काल पेया, 3 अन्न काल विलेपी, 3 अन्न काल यूस, पहले दिन अकृत और बाद में कृत, और 3 दिन मांसरस, पहले दिन अकृत और फिर कृत मांसरस। मांसरस की जगह कृष्णा का सेवन हम कर सकते हैं।
ये एक सामान्य नियम है। पेया कैसे बनाएंगे? तो 50 ग्राम आप चावल ले लीजिए और इसमें 14 गुना पानी डालिए। चावल जब पक जाए ऊपर ऊपर का पानी दें, ये पेया है। बिलेपी में 6 गुना पानी डालें, 50 ग्राम चावल, और इसमें जो पेया होगी वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है बिलेपी में। ये बिलेपी है। यूस में मूंग की दाल छिलके वाली 50 ग्राम, 14 गुना पानी। मूंग दाल जब पक जाए तो ऊपर ऊपर का पानी, ये पेया है। कृत माने बिना छौके बघारे, और अकृत माने बिना छौके बघारे, छौक नहीं लगाते हैं। लेकिन कृत का मतलब होता है लौंग से, लहसुन से शुद्ध घृत के माध्यम से बघार करके दें, वो उसको बोलते हैं कृत यूस। और या कृत मांस रस या कृष्णा। ये तो एक समान चिकित्सा सिद्धांत हुआ। अब दोषानुसार देखें, यदि कफज व्याधि है, तमक श्वास है, प्रतिशा है, उसमें आपने वमन कराया हो और चावल की पेय देंगे तो रोगी को तत्काल जुकाम फिर से हो जाता है, तो वहाँ पर दलिया का पेय देना चाहिए। दलिया गेहूं का जो मोटा मोटा पीसते हैं, कई जगह सिरो बोलते हैं, कई जगह दलिया बोलते हैं, उसका सेवन कराएं। पैतृक व्याधि और वातज व्याधि हो तो वहाँ चावल की पेय लें। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। उद्देश्य ये है कि अग्नि तीव्र हो जाए, इसलिए ये संसर्जन क्रम कराया जाता है, क्योंकि बौन विरेचन से दोष अपने स्थान से च्युत हो जाते हैं, अग्निमान हो जाता है। और इसीलिए पेया बिलेपी मकृतम कृतम च उसम रसम त्रिद्वरित सस्यो क्रमेण सेवेद विशुद्ध काया प्रधान मध्यावर शुद्ध शुद्धा। क्यों? यथा अणु अग्निविस्तृण गोमयादेह संदुक्षमाणो क्रमेण महानिस्रा सर्पचस शुद्ध पेयादि अंतरग्नि। इस बीच कोई दूसरा आहार या फल बिल्कुल नहीं देना है। दिन भर गर्म पानी पिलाना है। और इसका अन्नकाल का मतलब होता है, जैसे आज वमन हमने कराया तो सायं 1 अन्नकाल, कल प्रातः 2 अन्नकाल, और सायं कल सायं जो है 3 अन्नकाल। इस प्रकार सामान्यतः 2-2 अन्नकाल तक पेयादि क्रम देना ही चाहिए। एक और मैं स्पष्ट कर दूं, कई बार पेशेंट को बीच में भूख लगने लगती है, तो उसी को रिपीट कर दीजिए। मान लीजिए बिलेपी दे रहे हैं 2 अन्नकाल पे, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो अन्नकाल तो प्रातः है, वो सायं होता है, लेकिन बीच बीच में भी आप 2-3 बार भी इसको दे सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा आहार न दें। तो ये संसर्जन कर्म के बारे में मैंने थोड़ा आपको बताया। संघमित्र लोखंडे, उनका ये मानना है कि जो व्याख्यान हो रहे हैं बहुत ही यूज़फुल हैं, हमारे लिए बहुत लाभप्रद हैं। चलिए, आपको अच्छे लगे इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा ऐसे ही जुड़े रहें, हमेशा जुड़े रहती हैं, प्रश्न भी अच्छे पूछते हैं। राहुल रघुवंशी, पैंक्रियाटिक कैलकुलस का ट्रीटमेंट। पैंक्रियाज में कैलकुलस हो जाए या गाल ब्लैडर में हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट है? तो मैंने पहले बताया आपको, गोक्षुर, पुनर्नवा, शतावरी और कुटकी, इनका चूर्ण बना लें, 1-1 चम्मच दिन में 3 बार दें। उसके पहले विरेचन जरूर कराएं। विरेचन कराने से मार्ग शिथिल हो जाता है। आभ्यंतर स्नेह पान कराने से दोष शिथिल हो जाते हैं। वृद्ध्या विसन्नाद पाकाद स्रोतों में विशोधना शाखान मुक्ता मलाह कोष्ठम यान्ति वायु निग्रहात। तो स्नेहन स्वेदन कराने के बाद विरेचन कराएं। विरेचन करने के बाद फिर औषधि चालू करें, या औषधि आप संशमन के रूप में आभ्यंतर स्नेहपान जब प्रारंभ करते हैं तभी से आप प्रारंभ कर सकते हैं। इसके अलावा गोक्षुरादि गुल, चंद्र प्रभावटी 2-2 गोली दिन में 2 बार आप दें। और इसमें मैंने कई बार बताया है कि भूमि आमल की क्वाथ और रोहित का रिष्ट, ये काम पैंक्रियाज में अच्छा काम करते हैं। गाल ब्लैडर स्टोन और पैंक्रियाटिक डक्ट में भी कैलकुलस स्थित है, उसमें भी ये लाभ प्रदान करते हैं। ये ट्रीटमेंट आपको देना है। जैसा कि आपको मालूम है, पैंक्रियाटिक डक्ट स्टोन्स आर वेरी कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रॉनिक पैंक्रियाटिटिस दैट रिक्वायर ट्रीटमेंट टू रिलीव एब्डोमिनल पेन। सिम्टम्स में अपर एब्डोमिनल पेन होता है, पेन रेडिएट टू बैक, फीवर होता है, रैपिड पल्सेशन हो जाती है, पल्स बहुत तेज चलने लगती है, नासिया, वोमिटिंग,
और एब्डोमेन में टेंडरनेस, ये लक्षण रोगी में प्राप्त होते हैं। तो मैंने बताया आपको विरेचन कराना है। विरेचन करने के बाद फिर औषधि आप दें, साथ में औषधि दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जो मैंने आपको बताई। गिलोय घनवटी भी इसका प्रयोग करें क्योंकि इसमें ज्वर की अनुभूति होती है, तो गिलोय घनवटी भी इसमें उपयोगी होगा। बाकी और मैंने ट्रीटमेंट आपको पैंक्रियाटाइटिस का बताया है, वो भी इसमें करना चाहिए। डॉक्टर सुरेश जाखोटिया, इन्होंने एक अपना अनुभव बताया है। टंकन भस्म और देसी टमाटर का रस, इसको अच्छी तरह मिला करके वार्ड्स में, जो तिल कील का या जिसको हम मस्से भी कह सकते हैं, वो लेप लगाएं। इससे बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होता है, उनका कहना, उनका एक्सपीरियंस है। आप सब इसका प्रयोग कर सकते हैं और लाभ यदि होता है तो आप जरूर बताएं। कृष्णा सागर, पंचकर्म सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी जाननी चाहिए। अभी कोरोना काल चल रहा है तो कहीं भी नहीं हो रहे हैं, लेकिन बॉम्बे में पोद्दार आयुर्वेदिक कॉलेज में 1 माह का पंचकर्म सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। आप संपर्क में रहिए, जब चालू हो जाएगा, जब एडवर्टाइजमेंट आएगी तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। अगर आपको डिप्लोमा करना है, पीजी डिप्लोमा इन पंचकर्म, तो YMT आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बम्बई में है। यहाँ पर 1 साल का कोर्स है, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल सब बंद है। संजय जी, इन्होंने एक चूर्ण का नाम लिया है। थायराइड की जो स्वेलिंग होती है उसमें लगाने से बड़ा लाभ मिलता है। वो चूर्ण मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, कृपया नेक्स्ट टाइम आप उसको स्पष्ट करें, कौन सा चूर्ण है, क्या नाम है और क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं। कुकुटनाखी चूर्ण, कुकुटनाखी चूर्ण, तो इसको स्पष्ट करें थोड़ा से। अगर ये थायराइड की स्वेलिंग में लाभ करता है तो बहुत अच्छी बात है। सुरेश जाखोटिया, मरीच भ्रष्ट घृत श्रेष्ठ होता है। उनका ऐसा मानना है कि मरीच के द्वारा अगर घृत को श्रेष्ठ कर दें तो अच्छा है। तो इसका भी आप आभ्यंतर स्नेहपान के प्रयोग में रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। रघुपति पांटुलू, मूत्र में शुक्रपात, जिसको हम स्पर्मेटोरिया कह सकते हैं, होता रहता है। और यह स्पर्मेटोरिया इज अ कंडीशन ऑफ एक्सेस इनवॉलंटरी इजैकुलेशन। और ये स्पर्म जो है मूत्र मार्ग के द्वारा भी बाहर निकलने लगते हैं। ऐसी अवस्था में यह अपान वायु की विकृति है। पहले विरेचन करा दें। विरेचन करने के पश्चात फिर वस्ती दें। वस्ती में जो बल्य औषधियाँ हैं, जैसे बला है, अश्वगंधा है, शतावरी है, मुलैठी है, गिलोय है, इन 5 औषधियों का काढ़ा बना के और इसमें 300 काढ़ा बना लें और इसमें अश्वगंधा घृत 50 ml, शहद 50 ml, सेंधौ 5 ग्राम डाल करके वस्ती दें। इससे बहुत आराम प्राप्त होगा। इसके अलावा बलारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, बलारिष्ट 2 चम्मच, अश्वगंधारिष्ट 2 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम इसका सेवन कराएं। ओरल के माध्यम से भी अश्वगंधा, बलाचूर्ण, गिलोय और मुलैठी, इनका बराबर चूर्ण बना करके 1-1 चम्मच आप प्रयोग कर सकते हैं। ब्राह्मी अवलेह, कौच अवलेह का भी प्रयोग इसमें लाभकारी होगा। वैद्य RB प्रजापति, इन्होंने एक पेशेंट है, उनका अनवांटेड हेयर ग्रोथ इन बैक, पृष्ठ भाग में अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो गई है। उम्र सिर्फ 5 वर्ष की है, फीमेल है पेशेंट, बच्ची है, लड़की है। अब देखिए, ऐसी अवस्था में तो नहीं होना चाहिए, लेकिन निश्चित है ये भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस है। हार्मोनल डिस्टर्बेंस के ये लक्षण प्राप्त हो रहे हैं। ऐसी अवस्था में चूँकि 5 साल की पेशेंट है, आप विरेचन आदि तो नहीं करा सकते हैं। ऐसी अवस्था में आरोग्यवर्धनी 1-1 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ
सेवन करें। इसके अलावा इसमें कुमारी आसो 1 चम्मच और 1 चम्मच पानी भोजन के बाद इसमें सेवन कराएं। हो सकता है इसमें लाभ प्राप्त हो। हालांकि ये कंजेनाइटल है, कंजेनाइटल में लाभ इतनी जल्दी प्राप्त नहीं होगा। ज्योति प्रसाद, उनका प्रश्न है यूरिक एसिड यदि बढ़ गया हो तो क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। यूरिक एसिड के साथ साथ सीरम क्रिएटिनिन भी बढ़ जाता है कई बार। ये रीनल फेलियर के अंतर्गत आता है। ऐसी अवस्था में विरेचन करा दें। विरेचन में पंचतिक्त घृत या त्रिफला घृत से आभ्यंतर स्नेहपान करके विरेचन कराएं और शोथग्न वस्ती इसमें देना चाहिए। रीनल फेलियर में ये वस्ती बहुत ही लाभकारी है। इसमें पंचमूल क्वाथ और वरुणादि क्वाथ 50-50 ग्राम, 100 ग्राम, बल्कि 100-100 ग्राम ले लीजिए, 200 ग्राम हो जाएगा। और इसमें 1200 ml पानी मिलाइए, 300 ml शेष रहने तक पका दीजिए, काढ़ा बना लीजिए। और इस 300 ml में त्रिफला घृत 50 ग्राम, गोमूत्र 50 ml, यौगिक क्षार 10 ग्राम मिला करके वस्ती दें। इससे बहुत ही अच्छा यूरिक एसिड में लाभ प्राप्त होता है। लगभग 15-16 वस्ती जरूर देवें। इसके अलावा मकोए, पुनर्नवा, गोक्षोर और शतावरी, इनका बारीक चूर्ण तैयार कर लें और 1-1 चम्मच दिन में 3 बार यूरिक एसिड अगर बढ़ा है, सीरम क्रिएटिनिन भी बढ़ा है तो इसका सेवन करें। चंद्र प्रभावती, आरोग्यवर्धनी का भी आप लगातार सेवन करें। सोनल पटेल, लिगामेंट टियर हो गया है तो क्या करना चाहिए। ये बहुत ही तकलीफदेह व्याधि होती है। लगभग 2-3 महीने तक ये कष्ट देता है जब टियर हो जाता है। सबसे पहले इसमें तो दशांग लेप का लेप लगाएं। दशांग लेप लगभग 20 ग्राम, आधा कप पानी, 2 चम्मच सरसों तेल डाल करके लेप तैयार करके और प्रत्येक प्रातः या सायं को बांध दें इफेक्टेड लिगामेंट जॉइंट्स में जहाँ टियर हुआ है या लिगामेंट सिंड्रोम है। औषधि में ये मेरा अनुभूत योग है। अश्वगंधा 100 ग्राम, शुंठी चूर्ण 50 ग्राम और पिपली चूर्ण 25 ग्राम। अश्वगंधा 100 ग्राम, शुंठी चूर्ण 50 ग्राम, पिपली चूर्ण 25 ग्राम, तीनों को मिला लें और 1-1 चम्मच दिन में 2 या 3 बार लगातार 3 महीना 4 महीने तक सेवन कराएं। इसके अलावा लाक्षादी गुल 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को। ज़्यादा दर्द होने में पत्र पर निश्चय भी आप कर सकते हैं। इससे भी रोगी को आराम प्राप्त होता है। रघुपति पांटुलू, माफ़ करना यदि मैं उच्चारण ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। अनुवासन वस्ती में कौन सा पाक वाला तेल लेना चाहिए। 3 पाक होते हैं, मृदु पाक, मध्य पाक और खर पाक। मृदु पाक हो तो चरक के अनुसार से मृदु पाक तैल का प्रयोग नस्य में करते हैं और सुश्रुत ने बताया है पानार्थ और अभ्यंगार्थ, पानार्थ और अभ्यंगार्थ प्रयोग कर सकते हैं। मध्य पाक हो तो चरक ने पान यानी पीने के लिए और वस्ती के लिए, अनुवासन वस्ती के लिए प्रयोग करना चाहिए। लेकिन सुश्रुत ने मध्यपाक अगर तैल है तो उन्होंने बताया कि नस्य के लिए प्रयोग करना चाहिए। खरपाक चरक के अनुसार से अभ्यंग के लिए प्रयोग करना है और सुश्रुत ने कर्णपूरण और वस्ती के लिए बताया है। मेरे हिसाब से मध्यपाक का प्रयोग अनुवासन वस्ती में आपको करना चाहिए। यही जो हम लोग करते हैं। अब क्योंकि आचार्यों के मतभिन्नता होती है, लेकिन जो सारी प्रक्रियाएं हम चरक के अनुसार से कर रहे हैं, तो चरक ने जो बताया है कि पान और वस्ती, आभ्यंतर स्नेहपान, वस्ती के लिए मध्यपाक का स्नेह ही प्रयोग करना चाहिए। अब आइए वो चिकित्सक जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर नवीन जोशी,
जो इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, डॉक्टर उषा तभानी, निर्मला स्वाल जी, महेंद्र चतुर्वेदी, हमारे अच्छे मित्र वरिष्ठ चिकित्सक विकास महाजन, प्रकाश सिंह, सुनील रातौरी, मोइन मुल्ला जी, राजेंद्र कुंद्रा जी, संध्या पांडे, रजनीश शर्मा जी, गौरव जी, विकास विश्वकर्मा, संगीता लोखंडे, विकेश महाजन, सोनल पटेल, अश्विनी कुमार, विनय मित्तल, अदिति त्रिपाठी, मनोरंजन साहू जी, ज्योतिबाला डामोर, विनेश्वरी श्रीवास्तव, सलोनी गुप्ता, स्वाति त्यागी, गौरव पारधी, अर्चना जायसवाल जी, KN गंगवार, अरुण शर्मा जी, योगेश महाजन जी, वंदना पाठक जी, गिरिराज प्रसाद जी, प्रशांत ससाने, अनिल शुक्ला जी, मनदीप कौर, डॉक्टर संध्या पांडे जी, मणिभूषण जी जो पटना से हैं। मैंने कई बार बताया कि ये राष्ट्रीय गुरु भी हैं और बहुत ही अच्छी पंचकर्म की प्रैक्टिस है। डॉक्टर अनिल पांडे जी को लेक्चर जो हो रहे हैं बहुत पसंद है। आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और सभी चिकित्सकों को बड़े ध्यान से प्रोग्राम देखते हैं और उसकी तारीफ करते हैं, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। आइए अब हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में हम चर्चा करेंगे। हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षण जो है वो पित्त वृद्धि के लक्षण प्राप्त होते हैं और उसी अनुसार से हमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करना चाहिए। हाइपरथायरॉयडिज्म में पित्त बढ़ जाता है, इससे जठराग्नि तीव्र होती है। जठराग्नि तीव्र होने से भूताग्नि और धात्वाग्नि भी तीव्र होती है और धातु पाक क्रिया बहुत तेजी से चालू हो जाती है। उसके कारण धातु का क्षय होता है और भार में, उसके वजन में, पेशेंट के वजन में कमी आती है। जबकि उसको भूख बहुत लग रही है, खाना भी खूब खा रहा है, लेकिन भार में कमी आ जाती है। तो ऐसी अवस्था में आपको ध्यान रखना है कि पित्तवर्धक जो लक्षण मिलते हैं और उसकी जो चिकित्सा हम आयुर्वेद में करते हैं वो करनी चाहिए। और यदि इसकी समय पर चिकित्सा न की जाए तो भस्मक रोग का रूप धारण कर लेता है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में भस्मक रोग के समान चिकित्सा करना चाहिए। पुरुष की तुलना में स्त्रियों में हाइपरथायरॉयडिज्म 5 गुना पाया जाता है और हाइपरथायरॉयडिज्म में सभी संस्थान हमारे शरीर के प्रभावित होते हैं। T3 एवं T4 रक्त में बढ़ जाता है। T4 की अपेक्षा T3 अधिक मात्रा में बढ़ा हुआ रहता है हाइपरथायरॉयडिज्म में। T3 यानी ट्राईआइडोथायरोनिन, ये T3 है। T4 को थायरोक्सिन कहते हैं। तो यहाँ पर T3 की मात्रा ज़्यादा अधिक होती है हाइपरथायरॉयडिज्म में। और एक और बात, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH हार्मोन की उत्पत्ति होती है वो भी अधिक मात्रा में होती है। उसका नाम ही है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। इसके बढ़ने से थायराइड ग्लैंड की क्रिया बढ़ जाती है और उसमें ट्राईआइडोथायरोनिन की मात्रा को बढ़ोतरी कर देता है TSH। तो TSH भी हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आइए देखें कि हाइपरथायरॉयडिज्म किन कारणों से होता है, किन कारणों से हार्मोन बढ़ जाता है थायराइड के। तो एक ग्रेव्स डिसीज होती है। ग्रेव्स डिसीज यह एक प्रकार का इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है और ऐसी अवस्था में जो थायराइड ग्लैंड है वो बटरफ्लाई के समान बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है और इसके कारण थायरोक्सिन की मात्रा बढ़ती है। दूसरा है निदानों में ग्वाइटर भी जब एक्सटर्नली अधिक मात्रा में थायराइड बढ़ जाती है उसको ग्वाइटर बोलते हैं। तीसरा मुख्य कारण है थायरोडाइटिस, थायराइड में इन्फ्लेमेशन हो जाना, सूजन हो जाना, इसको बोलते हैं थायरोडाइटिस।
और कुछ एलोपैथिक औषधियां हैं जिनका लगातार प्रयोग करने से थायरोक्सिन की मात्रा बढ़ सकती है। तो ये प्रमुख कारण है हाइपरथायरॉयडिज्म के। पहला ग्रेव्स डिसीज, दूसरा ग्वाइटर और तीसरा थायरोडाइटिस। और कुछ औषधियां एलोपैथिक की हैं जिनको लगातार लेने से थायराइड में विकृति अर्थात हाइपरथायरॉयडिज्म की व्याधि हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि हाइपरथायरॉयडिज्म में सभी संस्थान शरीर के प्रभावित होते हैं। जैसे पहला मैंने बताया ग्वाइटर होना यानी थायराइड ग्लैंड का बढ़ जाना। वो नोडुलर भी हो सकता है, नोडुलर ग्वाइटर और ग्वाइटर सिंपल, ये पहला लक्षण है। दूसरा, पाचन संस्थान में देखें तो वेट लॉस होता है, क्योंकि एपिटाइट तो बढ़ जाती है लेकिन धात्वाग्नि तीव्र होने से धातु का क्षय होता है, जिसके कारण वेट का लॉस होता है। क्षुधा की वृद्धि होती है, अधिक मल प्रवृत्ति होती है, कभी कभी डायरिया, एनोरेक्सिया, भोजन में अनिच्छा, वोमिटिंग, ये लक्षण रोगी में पाचन वह संस्थान में प्राप्त होते हैं। रक्तवाह और श्वसन संस्थान में जो सिम्टम प्राप्त होते हैं तो सबसे पहले है पाल्पिटेशन, धड़कना, ट्रैकीकार्डिया, पल्स रेट बढ़ जाना, एंकल ओडिमा विदाउट कार्डियक डिसीज। सामान्यतः एंकल में कार्डियक डिसीज की वजह से ओडिमा होता है, लेकिन विदाउट कार्डियक डिसऑर्डर ओडिमा एंकल में उत्पन्न हो जाता है, शोथ उत्पन्न हो जाती है। एंजाइना, हृदसूल जिसको बोलते हैं। डिस्निया ऑन एक्सर्शन, थोड़ा ही काम करने पर, चलने पर डिस्निया होता है। ब्रोंकियल अस्थमा, ये लक्षण पेशेंट में प्राप्त होते हैं। तंत्रिका तंत्र एवं मांसगत लक्षणों में नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, साइकोसिस जिसको उन्माद कहते हैं, मस्कुलर वीकनेस, कभी कभी पक्षाघात जैसी अवस्था उत्पन्न हो जाती है। अब आइए त्वचागत जो लक्षण होते हैं, इसमें इंक्रीज्ड स्वेटिंग, पसीना अधिक आता है, खुजली अधिक होती है। पाल्मल इरिदिमा, गदेलियों में जो है इरिदिमा हो जाता है, खुजली होती है। एलोपेशिया, त्वचा में चकत्ते उत्पन्न होना। ल्यूकोडर्मा की उत्पत्ति। और डिजिटल क्लबिंग, ये भी एक प्रमुख लक्षण पेशेंट में प्राप्त होता है। अब आइए प्रजनन संस्थान के लक्षणों के बारे में जानें। इसमें रजोनाश, अल्पार्तव, अचानक गर्भ का स्राव हो जाना, रतिक्रिया में अनिच्छा, नपुंसकता, ये लक्षण रोगी में प्रजनन संस्थान से संबंधित हैं। नेत्रगत संस्थान में नेत्र बाहर की ओर निकल जाना, नेत्र पलक ऊपर चढ़ जाना, नेत्र में कुछ पड़ा होने की आभास होना, ऐसा लगेगा कुछ नेत्र में कुछ चला गया है, ऐसा अनुभूत होना। अश्रुओं का ज़्यादा मात्रा में निकलना, कंजेशन ऑफ द आईज, ये लक्षण मिलते हैं। इसके अलावा लॉस ऑफ विजुअल एक्टिविटी, आसपास की चीज़ें नहीं दिखती हैं। अन्य लक्षणों में उष्णता का सहन न कर पाना, थकावट जिसको फटीग कहते हैं, पुरुषों में स्तन का विकास, गायनिकोमेस्टिया, प्यास अधिक लगना। थायरोक्सिन का मुख्य घटक है आयोडीन, जिसके साथ टायरोसिन नामक एमिनो एसिड होता है। ये दोनों मिलकर के थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करते हैं। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ। थायरोक्सिन का मुख्य घटक होता है आयोडीन होता है, जिसके साथ टायरोसिन नामक एमिनो एसिड मिलकर थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आयोडीन बहुत ही आवश्यक है थायरोक्सिन के निर्माण के लिए। जब आयोडीन की कमी हो जाती है या आंतों द्वारा आयोडीन का पर्याप्त शोषण नहीं होता है, तब धीरे धीरे थायरोक्सिन की मात्रा भी कम होने लगती है। अब आइए हाइपरथायरॉयडिज्म की चिकित्सा हम क्या कर सकते हैं। तो निदान परिवर्जन और शोधन, इसमें शोधन जरूर, हालांकि इसमें विरेचन कराना चाहिए,
क्योंकि पित्त के अनुबंध है, लेकिन मेरे हिसाब से वमन कराएं और फिर विरेचन कराएं। विरेचन करने के पश्चात फिर औषधि देवें। औषधि साथ साथ में भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा वस्ती का भी प्रयोग करें। लेखन वस्ती इसमें दें। लेखन वस्ती के बारे में कई बार मैंने चर्चा की है, आप सबको मालूम है। इसमें त्रिफला, नागरमोथा, सुंठी, गिलोय और विडंग, ये 50-50 ग्राम लेके काढ़ा बना लें। 300 ml काढ़ा, 50 ml गोमूत्र, त्रिफलाघृत 50 ml, यवक्षार 10 ग्राम और विधिवत वस्ती देवें। इससे निश्चित रूप से हाइपरथायरॉयडिज्म में आराम प्राप्त होता है। और पित्त दोष की चिकित्सा करना है, पित्तनाशक चिकित्सा। कुछ अनुभूत योग में बता रहा हूं आपको। उदुम्मुर छाल, उदुम्मुर की छाल गोदुग्ध में पीस करके इसका सेवन कराएं। उदुम्मुर छाल लगभग 10 ग्राम ले लें और दुग्ध ले लें, गोदुग्ध। वैसे शास्त्रों में तो ये बताया है कि स्त्री दुग्ध के साथ उदुम्मुर छाल को पीस करके लेना चाहिए, लेकिन यदि ये संभव न हो तो उदुम्मुर छाल 10 ग्राम, गोदुग्ध करीब आधा कप, इसमें बारीक पीस करके इसका सेवन प्रातः एवं सायं करें। इससे बड़ा अच्छा लाभ प्राप्त होता है। उदुम्मुर छाल में आयोडीन की मात्रा भी होती है। आयोडीन युक्त आहार का सेवन करें, जैसे प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन में आयोडीन भरपूर मात्रा में मिलता है, इसका सेवन करें। आयोडीन जो नमक आता है उसका भी प्रयोग करें। जैसा मैंने बताया, दूध, प्याज, लहसुन और गाजर का सेवन अधिक मात्रा में करें। 64 प्रहरी पिपली 500 मिलीग्राम और जलकुंभी भस्म 1000 मिलीग्राम, ये बहुत ही उपयोगी ट्रीटमेंट है। जलकुंभी कैसे बनाते हैं, जलकुंभी भस्म मैं कई बार बता चुका हूँ। 64 प्रहरी पिपली 500 मिलीग्राम, जलकुंभी भस्म 1000 मिलीग्राम, दिन में 3 मात्राएं दें। इससे 1 हफ्ते में हाइपरथायरॉयडिज्म में आराम मिलता है। इसके अलावा शतावरी और आमल की चूर्ण 5-5 ग्राम, दिन में 2 बार इसका सेवन कराएं। एक और अनुभूत योग है अपामार्ग। अपामार्ग आप जानते हैं नस्य के लिए बहुत उपयोगी द्रव्य है। अपामार्ग के जो तंडुल आते हैं उनकी खीर बनाकर सेवन कराएं। गोदुग्ध के साथ खीर बनाकर सेवन कराएं, यह भी बड़ी उपयोगी चिकित्सा है। कुमारी आसो 10 ml पानी, भोजन के बाद दोनों टाइम। औषधि योग में स्लज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम, शोथारी लौह 250 मिलीग्राम और पुनर्नवा मंडूर 250 मिलीग्राम, ऐसे दिन में 2 या 3 मात्रा शहद के साथ आप सेवन कराएं। इसके अलावा कांचनादि गुल, गोक्षरादि गुल 2-2 गोली दिन में 2 बार। और भस्मक रोग की जो चिकित्सा बताई है, जिसमें गुरु आहार का सेवन करना चाहिए, मालपुए, हलवा का सेवन और जो भी ऐसे द्रव्य हैं जो गुरु हो, ऐसे द्रव्यों का प्रयोग, जैसे सत्तू का सेवन है, खजूर का सेवन है, ये पेशेंट में कराना चाहिए, ताकि क्षुधा जो वृद्धि हो गई है वो शांत हो। क्योंकि क्षुधा तक लगेगी तो निश्चित रूप से बार बार पेशेंट खाएगा। और चूँकि धात्वाग्नि तीव्र है तो मोटापा न हो करके धातु का क्षय होता है और रोगी दुबला पतला हाइपरथायरॉयडिज्म का होता है। तो इस प्रकार से कुछ बातें मैंने आपको बताई। आशा है आपने ध्यान से सुना होगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। आप सबको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आप जुड़े रहते हैं, कार्यक्रम को सुनते हैं, क्वेश्चन भी भेजते हैं। नमस्कार, जय आयुर्वेद।